बेटा हम लोग पहुंचे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में। अब यहाँ से लेकर हमारा एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से रीड करना शुरू करते हैं। मेहता लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2010। अब बस यहाँ पे पढ़ के हम 1 सेकंड रुक जाते हैं। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 मई 2010 दिया हुआ है, ये हमारे बहुत काम का है। मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा। 1 मई 2010 याद रखना। ये स्टेटमेंट जो हमको हमेशा बनानी होती है इस चैप्टर में, स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमेशा सेम ही रहेगा। अब 1 मई 2010, तो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 मई 2010। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 मई 2010। आगे क्वेश्चन, मेहता लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2010 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ शाह ब्रदर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2010। मतलब जो हम लोगों ने बिजनेस टेक ओवर किया वो 1 जनवरी 2010 को टेक ओवर किया, फ्रॉम 1 जनवरी 2010। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड में 1 जनवरी 2010। यहाँ से हमारा अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ। वन जनवरी 2010 से। आगे क्वेश्चन में जाएंगे। Mehta Limited was incorporated on 1 May 2010 to take over the running business of Shah Brothers with effect from 1 January 2010. The certificate of commencement of business was issued on 1 June 2010. ये certificate of commencement है 1 June 2010। ये हमारे काम का नहीं होता है certificate of commencement 1 June 2010। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इक्वल टू 1 जून 2010। ये हमारे काम का नहीं होता है, कहीं पे भी काम नहीं आएगा। मैं लिख देता हूँ नो यूज। ये हमको आंसर में कहीं पे भी काम नहीं आएगा। ठीक है, बता दिया मैंने बहुत बार। आगे फिर क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, Mehta Limited has prepared its first final accounts ending on 31 October 2010। यहाँ पे 2010 आएगा, करेक्शन है। फाइनल अकाउंट्स एंडिंग ऑन 31 अक्टूबर 2010। अब सुनना ध्यान से, हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बनाए हुए हैं अप टू 31 अक्टूबर 2010। हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाए हुए हैं अप टू 31 अक्टूबर 2010। ये हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाए हुए हैं अप टू 31 अक्टूबर 2010। इसलिए आप मेरे किसी भी क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स में देखोगे ना, तो मैं अकाउंटिंग ईयर कभी नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अकाउंटिंग पीरियड। 1/1/2010 से 31/10/2010 ये होते हैं 10 मंथ्स इक्वल टू ये टोटल 10 मंथ्स होते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में अकाउंटिंग ईयर होता है, 12 महीने का गैप दिया होता है। इस क्वेश्चन में 10 महीने का गैप है। मतलब इस क्वेश्चन में जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी सारे इनकम्स हैं, वो टोटल 10 मंथ्स के पीरियड के हैं। ठीक है, अभी हमारा टाइम रेशियो आ जाएगा यहाँ से बहुत आराम से। अकाउंटिंग पीरियड, मैं ईयर नहीं बोलूंगा, मैं पीरियड बोलूंगा। अकाउंटिंग पीरियड बिगिन ऑन 1/1/2010 और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको मिला 1/5/2010। तो 1/1/2010 से 1/5/2010 तक 4 महीने होते हैं, ये होते हैं 4 मंथ्स। रेशियो अब 1/5/2010 से 31/10/2010 तक 6 मंथ्स होते हैं। 1/5 मतलब मई का महीना हुआ, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 6 महीने होते हैं। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 मंथ्स। तो हमारा टाइम रेशियो आएगा 4 मंथ्स और 6 मंथ्स। ठीक है, तो हमारा टाइम रेशियो होगा 4:6। अब आप इसको 4:6 बोलो तो भी चलेगा, और आप इन दोनों में 2 की टेबल लगा दो। इन दोनों में 2 की टेबल लगा दोगे तो 2 2 2 3 तो हमारा टाइम रेशियो आएगा 2:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत जगह पे काम आता है। 2:3 सबसे इंपॉर्टेंट, 2:3। आगे अब क्वेश्चन में जाएंगे और
एक एक ट्रांजेक्शन लाइन वाइज सॉल्व करेंगे. From the following information, prepare a statement showing pre-incorporation and post-incorporation profit and show how would you utilize the pre-incorporation profit. अब सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी. अब मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले हमेशा मेरे को दो रेशियोज पहले से ही चाहिए. एक टाइम रेशियो, एक सेल्स रेशियो. टाइम रेशियो मैंने सॉल्व कर दिया 2:3. अब मैं कोई भी ट्रांजेक्शन सॉल्व करने से पहले पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा और देखूंगा कि सेल्स रेशियो कहाँ पे है. तो इस क्वेश्चन में ओके, सेल्स रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली सेल्स रेशियो दिया हुआ है. इनडायरेक्टली एक जगह पे दिया हुआ है. मैं आपको समझाता हूँ कि सेल्स रेशियो कैसे आएगा. अच्छा है, टिपिकल पॉइंट पहले ही सॉल्व हो जाए तो अच्छा है. देखो, ये लिखा है कमीशन ऑन सेल्स एट 1%, 3000. ये कमीशन ऑन सेल्स दिया हुआ है एट 1%, 3000. और ये सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है सेल्स फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स 75,000. ये 3000 और ये 75,000 में से हमारा सेल्स रेशियो फाइंड आउट होगा. मैं करके बता दूं. ये कमीशन ऑन सेल्स है 1% और 3000. पहले मैं इसको एक्सपेंसेस में लिखता हूँ. कमीशन ऑन सेल्स 1% और ये 3000. सुनना ध्यान से, ये हमारी स्टेटमेंट है. फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए स्टेटमेंट का, हमेशा यही फॉर्मेट होता है. अब एक्सपेंसेस में फर्स्ट पॉइंट करके मैं लिखता हूं कमीशन ऑन सेल्स एट द रेट 1%, मतलब 1% ऑन सेल्स, एट द रेट 1% ऑन सेल्स. ठीक है. अब ये हमें अमाउंट दी हुई है हमको कमीशन की 3000. ऑब्वियसली कमीशन ऑन सेल्स का रेशियो होता है सेल्स रेशियो. तो मेरे को इस 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक रेशियो चाहिए, सेल्स रेशियो. वही मैं आपको फाइंड आउट करने बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कैसे होगा. हर क्वेश्चन में सेल्स रेशियो फाइंड आउट करना थोड़ा टिपिकल होता है. हर क्वेश्चन में सेल्स रेशियो की कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होती है. तो ये जो 3000 है ये 1% है. तो अभी हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 1% इक्वल टू 3000, तो 100% इक्वल टू कितना. वहां से हमारी टोटल सेल आ जाएगी और हमारी टोटल सेल आ जाएगी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस. मतलब ये जो 3000 है ये 1% है. तो 1% इक्वल टू 3000, तो 100% इक्वल टू कितना. अब मैं वर्किंग नोट्स में जाता हूँ. ये सेल्स रेशियो है. मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बता दूं कि कमीशन जो है, कमीशन हमारी 1% है. कमीशन हमारी 1% है. इसकी अमाउंट है 3000. ठीक है. कमीशन 1% है, इसकी अमाउंट है 3000 रुपीज. तो सेल्स होगा 100%. तो 100% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मतलब 1% इक्वल टू 3000, 1% इक्वल टू 3000, तो 100% इक्वल टू कितना. तो यहाँ से हमारी सेल्स की अमाउंट आएगी. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से सेल्स की अमाउंट आ जाएगी हमारी 3 लाख रुपीज. ठीक है. तो ये 3 लाख रुपीज हमारा टोटल सेल्स आ जाएगा. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1, तो टोटल सेल्स आ जाएगा 3 लाख. अब क्वेश्चन में एक जगह पे आपको अगर याद हो तो लिखा हुआ था सेल्स ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स 75,000. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन में सेल्स ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स 75,000. अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी टोटल सेल आ गई 3 लाख रुपए, ये जो टोटल सेल आ गया हमारा 3 लाख रुपए, इसमें से 75,000 अलग कर देंगे. सेल ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स, सेल्स ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स अलग कर देंगे. ठीक है. टोटल 10 महीने थे, उसमें सेल्स ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स 75,000 है. तो बाकी के जो 6 महीने होंगे वो होगा सेल ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स, सेल ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स. तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख रुपीज में से ये 75,000 रुपीज माइनस कर देंगे. तो बाकी के 6 महीने का सेल आ जाएगा 2,25,000. टोटल सेल था 3 लाख रुपए, उसमें पहले 4 महीने का सेल है 75,000 रुपीज. तो बाकी के 6 महीने का सेल आ जाएगा 2,25,000 रुपीज, क्योंकि टोटल 10 महीने हैं. इस क्वेश्चन में
10 मंथ्स का पीरियड दिया हुआ है। अब ये टोटल सेल जो 3 लाख है उसमें पहले 4 महीने का सेल 75,000, तो बाकी 6 महीने का सेल 2,25,000। यहाँ से हमारा आराम से सेल्स रेशो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 75,000 की टेबल लगा देंगे। हम इन दोनों में 75,000 की टेबल लगाएंगे तो 75,000 वन जा और 75,000 थ्री जा, तो हमारा सेल्स रेशियो आ जाएगा 1:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स रेशियो हमको बहुत जगह पे काम आएगा। ये हमारा सेल्स रेशियो 1:3 सेल्स रेशियो आ गया। ठीक है, तो टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो बहुत काम आएगा सब जगह पे। नंबर्स याद करना, 1:3 सेल्स रेशियो है और 2:3 टाइम रेशियो है। ओके, एक बार फिर से, सेल्स रेशियो कितना आया, 1:3। अब यही 1:3 हम लोगों को काम आएगा कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। यहाँ पे कमीशन हमने लिखा है, इसको हम लोग सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1:3। ठीक है, तो ये कमीशन को हम लोग सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको मालूम होगा ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो मैं पहले क्रेडिट में डैश कर देता हूँ, पहले दोनों के क्रेडिट कॉलम में मैं डैश कर देता हूँ। अब डेबिट साइड, क्योंकि कमीशन हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे 3,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1/3, सॉरी 1/4। 1/4 क्यों, सेल्स रेशियो है 1:3, सेल्स रेशियो है 1:3, तो 1/4 और 3/4। 4 कहां से आया, बहुत साल से दिखाया, 4 कहां से आया, 1 और 3 दोनों का टोटल, 1 और 3 दोनों का टोटल 4, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये हमारा कमीशन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो टाइम रेशियो भी आ गया, सेल्स रेशियो भी आ गया, कमीशन को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बेटा, आगे कमीशन हो गया हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन लाइन वाइज सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4 मेन टाइप के रेशियो होते हैं, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, ये पहले से ही सॉल्व कर लेना चाहिए। इसके बाद तीसरा होता है फुल अमाउंट इन प्री इनकॉर्पोरेशन, और चौथा होता है फुल अमाउंट इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये 4 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ओके, अब है सैलरी, पहला नंबर सैलरी 15,500। सैलरी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम रेशियो में। ये एक्सपेंसेस में मैं लिखूंगा, एक्सपेंसेस में मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी 15,500 टोटल अमाउंट इसकी, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टाइम रेशियो में। अब हमारा टाइम रेशियो था 4 महीने और 6 महीने, मतलब 2:3। मैं एक बार दिखा भी दूंगा आपको वर्किंग नोट्स में। हमारा टाइम रेशियो ये था 2:3। ठीक है, तो मैं 2:3 में सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ऑब्वियसली सैलरी जो होता है ना बेटा, वो हम महीनों के हिसाब से पे करते हैं, मंथ्स के हिसाब से। तो सैलरी, जो भी चीज हम महीनों के हिसाब से, मंथ के हिसाब से पे करते हैं, वो टाइम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं इस 15,500 को मल्टीप्लाई बाय 2/5 करूंगा, और 15,500 को मल्टीप्लाई बाय 3/5 करूंगा। तो 15,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 6,200, और 15,500 मल्टीप्लाई 3/5 9,300। और मैं क्रेडिट साइड पे डैश कर दूंगा, क्रेडिट में मैं डैश कर दूंगा। ठीक है, 2/5 और 3/5 सैलरी हो गया। इसके बाद सैलरी के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सैलरी के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,400। अब ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो 2,400 है, एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं सेल करने के लिए, तो इसको हम लोग सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,400। एडवर्टाइजमेंट 2,400। आपको मालूम होगा मैं हमेशा पहले अमाउंट लिखता हूँ, फिर पर्टिकुलर्स लिखता हूँ। एडवर्टाइजमेंट 2,400, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स रेशियो में। अब सेल्स रेशियो है हमारा 1:3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,400 मल्टीप्लाई 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा 2,400 मल्टीप्लाई 3/4। 2,400 मल्टीप्लाई 1/4 और 2,400 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, ये हमारा अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 2,400 मल्टीप्लाई 1/4 और 2,400 मल्टीप्लाई 3/4, दोनों डेबिट साइड। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट के बाद ये जनरल एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस 3,000। अब इसका रेशियो होता है टाइम रेशियो। कभी भी किसी भी एक्सपेंस में कंफ्यूज हो जाओ
कि कौन सा रेशियो अप्लाई करें, तो टाइम रेशियो अप्लाई कर देना, कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो जनरल एक्सपेंस है 3000, ये टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं यहाँ पे आंसर में गया, यहाँ पे पहले मैंने अमाउंट लिखी 3000, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरल एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस 3000, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 3/5, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और 3000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये आएगा 1200 और 1800। अब क्रेडिट साइड पे मैं डैश डैश कर दूंगा, क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है। 3000 को मैंने डेबिट कर दिया, 1200 प्री में डेबिट किया, 1800 पोस्ट में डेबिट किया। आगे जनरल एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? जनरल एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2750। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है 2750, मेरे हिसाब से ये कंपनी का खर्चा होता है, तो सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पार्टनरशिप में होता ही नहीं है, कंपनी में होता है। कंपनी मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो 2750 सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। पहले अमाउंट लिखता हूं मैं, ये 2750, ये प्री, ये पोस्ट, सारा का सारा 2750 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब फुल अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगी 2750, सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। बाकी सारे कॉलम डैश हो जाएंगे, बाकी सारे कॉलम में कुछ भी नहीं, फुल अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगी क्योंकि कंपनी का खर्चा होता है। इसके बाद 5th नंबर के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड 4500। अब ऑब्वियसली रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम है मतलब ये क्रेडिट साइड पे आएगा। 4500 रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड 4500 मैं इनकम्स में लिखूंगा। यहाँ पे इनकम्स में मैं लिखूंगा रेंट रिसीव्ड और यहाँ पे टोटल अमाउंट में 4500। अब ऑब्वियसली रेंट जो हमको रिसीव होता है ये महीनों के हिसाब से रिसीव होता है, टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि मंथ्स में मिलता है हमको, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा टाइम रेशियो में। तो रेंट रिसीव्ड का रेशियो होगा टाइम रेशियो, टाइम रेशियो है हमारा 2:3, ये टाइम रेशियो 2:3। तो मैं रेंट रिसीव्ड को टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और मैं इसको क्रेडिट करूंगा। तो क्रेडिट साइड पे 4500 मल्टीप्लाई 2/5 और क्रेडिट साइड पे 4500 मल्टीप्लाई 3/5, मैं इसको क्रेडिट करूंगा क्योंकि ये हमारी इनकम होती है। ठीक है, 4500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और 4500 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब डेबिट में डैश डैश हो जाएगा, डेबिट में कुछ भी नहीं क्योंकि हमारी इनकम है, तो इसके दोनों पार्ट्स हम क्रेडिट करेंगे। आगे रेंट रिसीव्ड के बाद हमको दिया हुआ है शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड, ये रहा शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड 60 रुपीज। ये 60 रुपीज इनकम होती है और ये सारी की सारी कंपनी की इनकम होती है। कंपनी की इनकम होती है मतलब ये सारा पैसा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा 60 रुपीज। ये इनकम है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा 60 रुपीज, 60 रुपीज मतलब टोटल में भी 60 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ये पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट साइड पे 60। यहाँ पे आएगा शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर फी, ये सारी अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट होगी, फुल अमाउंट क्रेडिट होगी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। बाकी सारे कॉलम में डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा और ये भी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये 60 रुपीज इनकम होती है, सारी की सारी इनकम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट होगी।
इनकम मतलब ये ऐड होगा और पोर्शन कॉर्पोरेशन में क्रेडिट होगा। आगे नेक्स्ट, शेयर ट्रांसफर फीस के बाद दिया हुआ है कमीशन ऑन सेल्स, ये हमारा पहले से ही हो चुका है, कमीशन ऑन सेल हमारा पहले ही हो गया। इसके बाद आ गया इंटरेस्ट पेड टू वेंडर टू 30 जून, मतलब अप टू 30 जून फॉर 6 मंथ्स 1800। मैं धीरे धीरे शुरू करता हूँ, ये पॉइंट हर क्वेश्चन में थोड़ा सा हार्ड होता ही है। इसका रूल एकदम बाकी पूरे सारे ट्रांजेक्शन से अलग है, ये 1800 का रूल। अभी ये ट्रांजेक्शन याद कर लो, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर अप टू 30 जून फॉर 6 मंथ्स 1800। क्वेश्चन याद कर लो। अब यहां पे मैं लिखूंगा थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर और इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस एक ही बात है। अब यहाँ पे टोटल 1800 दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दी हुई है हमको 1800। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था अप टू 30 जून 2010 फॉर 6 मंथ्स, दोनों एक ही बात है। दोनों में से कोई एक चीज दी होती, या 30 जून दिया होता तो भी चलेगा, या 6 मंथ्स दिया होता तो भी चलेगा। अब इसका एक रूल होता है, इसका रूल होता है कि इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस is paid from the beginning of accounting year या accounting period, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, from the beginning of accounting period up to the date of payment of interest। मतलब ये हमेशा शुरू होता है जब से अकाउंटिंग पीरियड बिगिन हुआ। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड इस क्वेश्चन में बिगिन हुआ 1/1/2010 पे, और ये हमने इंटरेस्ट पे किया है अप टू 30 जून 2010। तो ऑब्वियसली ये 6 महीने होते हैं। हमारा अकाउंटिंग पीरियड बिगिन होता है, मैं आपको डेट दिखाता हूँ, ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये अकाउंटिंग पीरियड हमारा बिगिन हुआ 1/1/2010 पे। तो हम लोगों ने जो इंटरेस्ट पे किया वो इस 1/1/2010 से लेकर पे किया कहाँ तक, 30 जून 2010 तक। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 जून 2010। मतलब हमारे जो 6 महीने हुए, मैं वो सारे ये 6 महीने हुए 1/1/2010 से 30 जून 2010 तक, ये होते हैं 6 मंथ्स। ठीक है, मतलब ये जो 1800 रुपए हम लोगों ने पे किया है ये 6 महीने के लिए पे किया है। तो हम 1800 को डिवाइडेड बाय 6 मंथ्स कर देंगे तो पर मंथ आएगा 300 रुपए। 1800 डिवाइडेड बाय 6। अब पहले मैं ये 6 महीने के नाम लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब मैं इस 1800 को डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा तो पर मंथ आएगा हमारा 300 रुपए पर मंथ। हमारा आंसर आएगा 300 रुपए पर मंथ। 1800 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब 1800 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 300 रुपए पर मंथ। ठीक है, अब ये जो 300 रुपए 300 रुपीज पर मंथ आया, ये हम जैन से लेकर जून तक लिख देंगे। जैन से लेकर जून तक क्यों, 1 जनवरी से इंटरेस्ट हमने पे किया 30 जून तक। अब 300 रुपीज पर मंथ जैन में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में और जून में, सब जगह पे मैंने लिख दिया 300 रुपीज पर मंथ 6 के 6 महीनों में। अब मैं देखूंगा कि हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था। हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था यहाँ पे 1 मई 2010। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो था वो यहाँ पे था 1 मई 2010 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मई 2010 के बिफोर और आफ्टर, ये हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 मई 2010। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग वाले जो 4 महीने हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल, इनका जो इंटरेस्ट होगा, जो स्टार्टिंग वाले 4 महीने का इंटरेस्ट होगा 300 300 300 300, ये प्री में आएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। और पीछे वाले जो 2 महीने हैं, मई और जून, इनका जो भी इंटरेस्ट होगा मई और जून का, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। ठीक है, क्लियर? तो स्टार्टिंग वाले 4 महीने का जो इंटरेस्ट है, जैन फेब मार्च अप्रैल, वो प्री इनकॉर्पोरेशन के महीने हैं 4, और मई और जून जो है ये 2 महीने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्री इनकॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा 300 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 1200 रुपीज डेबिट होगा प्री इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है, अच्छा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 600 रुपीज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। तो टोटल जो क्वेश्चन में 1800 इंटरेस्ट था, जो टोटल क्वेश्चन में 1800 इंटरेस्ट था, इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिया। 1800 के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, 1200 प्री में डेबिट और 600 पोस्ट में डेबिट। 1200 मतलब ये 4 महीने, 300 300 300 300 4 बार, टोटल 1200 प्री में डेबिट होगा और 600 पोस्ट में डेबिट होगा। अब ये एडजस्टमेंट हमेशा आता ही है एग्जाम में भी। ठीक है, ये रूल याद कर लो, ये वाला, कि इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस हमेशा शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग से और खत्म होता है जिस दिन तक हमने इंटरेस्ट पे किया। तो ये जिस दिन तक हमने इंटरेस्ट पे किया 30 जून 2010, ये डेट हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1200 और 600। ये हमारा फाइनल आंसर आया 1200 और 600। ठीक है, अब मैं इसको डेबिट करूंगा जाके स्टेटमेंट में। यहाँ पे 6 नंबर में लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस या इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। टोटल दिया हुआ था 1800, इसमें से 1200 मैंने प्री में डेबिट किया, 600 मैंने पोस्ट में डेबिट किया। 300 मल्टीप्लाई बाय 4 4 महीने प्री के थे और 300 मल्टीप्लाई बाय 2 2 महीने पोस्ट के थे। अब रेशियो में आएगा यहाँ पे एक्चुअल, रेशियो में आएगा एक्चुअल। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 6 पॉइंट्स तक हो गया। आगे इसके बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 3500। ये बहुत इजी होता है, डेप्रिसिएशन सीधा सीधा आपको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3500। डेप्रिसिएशन हमेशा महीनों के हिसाब से ही होता है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस में लिखूंगा डेप्रिसिएशन और मैं टोटल अमाउंट लिखूंगा 3500 और इसको मैं टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 3500 को टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3500 मल्टीप्लाई 2/5, 3500 मल्टीप्लाई 2/5 और यहाँ पे 3500 मल्टीप्लाई 3/5, 3500 मल्टीप्लाई 2/5 और 3500 मल्टीप्लाई 3/5। ये डेप्रिसिएशन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 2-3 ट्रांजेक्शन और भी बाकी है क्वेश्चन में, लेकिन ये मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे ये डिबेंचर इंटरेस्ट बाकी है, रेंट बाकी है और ग्रॉस प्रॉफिट बाकी है, ये अभी नहीं। यहां तक आप लोगों को लिखना हो तो सारा लिख सकते हो, परफेक्ट है। बाकी 2-3 ट्रांजेक्शन में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आपको लिखना हो तो अभी लिखना शुरू कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।